आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफी दिनों से काम तलाशने के बाद जब मुझे किसी भी तरह का काम नहीं मिला तो मैंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कार खरीद लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कार खरीदने से मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि कार तो मैंने खरीद लिया था, मगर उसे चलाऊं तो चलाऊं कहां, ये सोच सोच कर मैं काफी परेशान रहने लगा। कि तभी एक दिन मैं चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था तो मेरा एक दोस्त अजय चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला। क्या बोला? क्या चल रहा है आजकल? अजय हमारे गांव के बाहर वाले अस्पताल में वार्ड बॉय का काम किया करता है। खैर, अजय से पूछने पर मैंने उसे अपनी सारी परेशानी बता दी। मेरी सारी परेशानी सुनकर अजय ने कहा, अरे ये बात है, तो तू एक काम कर, कल अपनी गाड़ी लेकर मेरे हॉस्पिटल में आ जा। मैं अपने मैनेजर साहब से बात करके तुझे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने की परमिशन दिला देता हूँ। अजय की ये बात सुनकर मेरे काफी दिनों से मायूस पड़े चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जिसके बाद अगले दिन ठीक सुबह 10 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, जहां अजय ने मेरी मुलाकात मैनेजर से करवाई। मैनेजर काफी अच्छे इंसान थे, जिस कारण उन्होंने मुझे एम्बुलेंस चलाने की परमिशन दे दी। तो मैंने अपनी कार को एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई करवाया और उसी हॉस्पिटल में अपनी कार को एम्बुलेंस के तौर पर चलाने लगा। जिसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। मेरी अच्छी खासी इनकम भी होने लगी, जिससे मेरी घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगी। कि तभी एक रात 9 बजे मैं अपनी गाड़ी को हॉस्पिटल के बाहर खड़ी करके गाड़ी के अंदर बैठा ही था कि तभी हॉस्पिटल से मुझे अजय का कॉल आया। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही अजय ने कहा, यार तेरे लिए एक भाड़ा है, तुझे एक डेथ बॉडी को लेकर कालामुड़ा गांव जाना होगा। हालांकि मैं रात के वक्त डेथ बॉडी को कभी भी कहीं लेकर नहीं गया, मगर मुझे भूत प्रेत इन सब चीजों से डर नहीं लगता था। इस पर मैंने अजय को हाँ बोल दिया, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर उस डेथ बॉडी को एम्बुलेंस में डाला और अजय से उस डेथ बॉडी के घर का पता लेकर कालामुड़ा गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। गाड़ी स्टार्ट करते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। हमारे यहाँ से कालामुड़ा गांव करीब 200 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहां पहुंचने में करीब 4 घंटे का समय लगेगा। हालांकि उस समय हमारे गांव में रात के 9:30 बजना यानी काफी रात, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से खाली था। तो मैं अपनी गाड़ी को काफी रफ्तार से भगा रहा था। ठंड का मौसम होने के कारण मैंने अपनी एम्बुलेंस की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, ताकि बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं गाड़ी के अंदर ना आ सके। रास्ते पर चारों तरफ इतना कोहरा छाया हुआ था कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो सब धुंधला धुंधला। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे काफी तेज ठंड लगने लगी। लेकिन अभी तो सब ठीक था, तो फिर मुझे इतनी ठंड कैसे लगने लगी, ये सोचते हुए मैंने जब एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि अपनी निगाहें पीछे घुमाते ही मैंने देखा कि उस डेथ बॉडी के पास वाली खिड़की खुली हुई है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस खिड़की को ठीक से लॉक किया था, तो फिर वो खिड़की अपने आप कैसे खुल सकती है? खैर, मैं इस बात पर उतना ध्यान ना देकर गाड़ी को रास्ते के किनारे रोका और खिड़की बंद करने के लिए गाड़ी के पीछे गया। तो गाड़ी के पीछे जाते ही जब मेरी नज़र उस डेथ बॉडी पर गई तो मैं एकदम से चौंक गया
क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से उस डेथ बॉडी को गाड़ी में चढ़ाया था वो डेथ बॉडी उस तरह नहीं थी। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। जिस पर मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, लगता है गाड़ी चलने की जर्किन से बॉडी हिल गया होगा। अपने मन को ये समझाकर मैंने उस खुली हुई खिड़की को बंद किया और वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते पर चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि उस अंधेरे के आगे मेरी हेडलाइट की रोशनी ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। चारों तरफ इतना सन्नाटा छाया हुआ था कि आ रही रात कीड़ों की आवाजें मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रात काफी हो जाने के कारण रास्ते पर मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे गाड़ी के पीछे की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वो डेथ बॉडी जोर जोर से अपना पैर पटक रही हो। ये देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो एक बार फिर मैं काफी हैरान रह गया, क्योंकि एक बार फिर से उस डेथ बॉडी ने अपनी करवट बदल ली थी। अब मुझे समझ आ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को और उस डेथ बॉडी को वहां छोड़कर भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने काफी मेहनत से ये गाड़ी खरीदी थी। तो मैं हिम्मत जुटाकर उसी तरह आगे बढ़ने लगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि एक तो इतना सुनसान रास्ता, ऊपर से गाड़ी में एक डेथ बॉडी के साथ मैं अकेला, तो ये माहौल किसी को भी डरा सकता है। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, जो हाथ दिखाकर मुझे मेरी गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। तो उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि शायद उसे लिफ्ट चाहिए होगी, और ऐसे भी अकेले मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो उस आदमी के मेरे साथ होने से मेरा डर भी कम हो जाएगा, ये सोचकर मैंने अपनी गाड़ी को ठीक उस आदमी के पास रोका। तो मेरे गाड़ी रोकते ही वो आदमी चलकर मेरी तरफ आया और मुझसे कहा, भाई साहब, मुझे काला मुड़ा गांव जाना है, तो आप मुझे क्या वहां तक छोड़ देंगे? उस आदमी का चेहरा मुझे काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। तो मैंने उस आदमी से कहा, हाँ भाई साहब, आप बैठ जाइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया और मैंने भी वापस से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उस आदमी के आने से मेरा डर भी काफी कम हो गया था, मगर मुझे बार बार लग रहा था कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और अपने सवाल को उस आदमी से पूछते हुए कहा, भाई साहब, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो मेरे ये पूछते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी हंस क्यों रहा है। तो मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप हंस क्यों रहे हैं? इस पर उस आदमी ने अपने हाथ का इशारा करके मुझे पीछे देखने को कहा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और इतनी ठंड में भी मेरा पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि उस डेथ बॉडी की शक्ल और उस आदमी की शक्ल एक है। ये देखकर मैं समझ गया कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। मेरे हाथ पैर इतने तेज कांप रहे थे कि मैं गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा था, और मुझे ये भी पता था कि वो भी मुझे मार डालेगा। काफी तेज हाथ पैर कपकपाने के कारण मैं गाड़ी संभाल नहीं पाया और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पर बेहोश पड़ा था। उस रात तो किसी तरह से मेरी जान बच गई, लेकिन उस रात के बाद से मैंने रात को डेथ बॉडी ले जाने का काम एकदम ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। दोस्तों, आज की ये कहानी साहिल की है। साहिल जो कि गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का है। एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से वो रात में घरों से बाहर नहीं निकलता। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन अचानक ही साहिल के मन में उसके मामा के घर जाने की तलब जाग उठी। साहिल के मामा जी का घर उसके यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ से उसके मामा जी के घर जाने के लिए काफी सारी बसें चलती थीं, इसलिए साहिल के लिए जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बस परेशानी ये थी कि उसकी मम्मी उसे जाने की परमिशन देगी या नहीं। साहिल ने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की तो पहले तो उसकी मम्मी ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया, पर जब साहिल ने 2-3 बार समझाकर कहा तो उसकी मम्मी मान गई और साहिल को उसके मामा के घर जाने की परमिशन दे दी। जिसके बाद साहिल मामा जी के घर जाने की तैयारी करने लगा। साहिल ने तय किया कि वो दोपहर वाली बस से मामा जी के घर जाएगा और शाम तक पहुंच जाएगा। जिसके बाद ठीक दोपहर के 3 बजे साहिल अपने घर से निकल गया और बस स्टॉप की तरफ जाने लगा। साहिल अभी बस स्टॉप की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त करण नजर आया। तभी करण ने साहिल से बोला, कहाँ जा रहा है? इस पर साहिल बोला, मामा जी के घर जा रहा हूँ। साहिल की बात सुनकर करण बोला, अच्छा, तेरे मामा जी का घर बाजपुर है ना? मैंने अपने पापा से सुना है कि वहाँ आजकल कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। पता नहीं और क्या क्या बता रहे थे पापा। करण की बात सुनकर साहिल बोला, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता। इतना कहकर साहिल वहां से आगे चला गया। वो सीधे बस स्टॉप पहुंचा और वहां से बाजपुर जाने वाली बस में सवार हो गया। और साहिल की किस्मत इसी के साथ ही खराब होनी चालू हो गई, क्योंकि साहिल जिस बस में सवार हुआ था उस खटारा की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अनुमानित वक्त पर साहिल को बाजपुर उतार भी पाएगी। पर साहिल अब कुछ कर भी नहीं सकता था। बस को चलते हुए अब करीब घंटा भर जैसा होने को था। आसमान धीरे धीरे काले बादलों की गिरफ्त में जा रहा था। क्योंकि मौसम बरसात का था तो ऐसे मौसम का रंग बदलना भी लाजमी ही था। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। अब अंधेरा सच में हो गया था या काले बादलों की वजह से लग रहा था, ये नहीं पता। पर फिजा में रोशनी का अब एक कतरा भी नहीं था। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद बस बाजपुर गांव पहुंची। बस के रुकते ही साहिल बस से नीचे उतरा। उसके अलावा बस से वहां और कोई भी नहीं उतरा था। साहिल को उतारकर बस वहां से चली गई। साहिल ने एक नजर अपने चारों तरफ देखा तो आसपास का माहौल देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वहां उसके अलावा ना तो कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई सवारी जिसकी मदद से वो अपने मामा जी के घर तक पहुंच सके। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव का ये हाल क्यों है। पहले तो यहाँ रात भर गाड़ियां आती जाती रहती थीं और लोगों की चहलकदमी भी होती थी। साहिल अभी ये सब सोचते हुए
इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक चाय की टपरी नजर आई। साहिल ने सोचा शायद उस टपरी वाले को पता होगा, लिहाजा वो उस टपरी के नजदीक गया तो उसने पाया कि वो टपरी वाला भी अपनी दुकान बंद करने की ही तैयारी कर रहा है और वो बहुत जल्दी में नजर आ रहा था। तभी साहिल ने अपने काम में व्यस्त उस टपरी वाले से कहा, चाचा, इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहे हो? साहिल की आवाज सुनकर वो टपरी वाला एकदम से चौंक गया और बोला, वो क्या है कि मौसम सही नहीं लग रहा है, ऊपर से उनका भी डर है ना। इस पर साहिल बोला, उनका किनका डर? साहिल की बात पर टपरी वाला बोला, आप नहीं जानते उनको? लगता है आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ। इस पर साहिल बोला, नहीं, ये मेरे मामा जी का घर है, पहले भी बहुत बार आ चुका हूं मैं। साहिल की बात पर टपरी वाला बोला, साहब, मेरे पास आपसे बहस करने का वक्त नहीं है, बारिश आए इससे पहले आप निकल लो, वरना बुरा फंसोगे। साहिल समझ गया कि जरूर ये आदमी दिमाग से हल्का है, वरना ये बेतुकी बातें नहीं करता। इसलिए साहिल ने और कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। साहिल वहां खड़े खड़े घर पहुंचने का कोई उपाय ढूंढ ही रहा था कि तभी उस टपरी वाले ने बोला, कहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूं, चलोगे? तो इस पर साहिल ने उस टपरी वाले को साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद वो टपरी वाला अपनी दुकान बंद करके वहां से चला गया। साहिल अब उस पूरे इलाके में अकेला इंसान बचा था। दूर दूर तक उसे उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था, जो कि साहिल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब तो लग रहा था। खैर, उसने पैदल चलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से आजू बाजू जंगल होने के कारण माहौल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। झिंगुरों की आवाजें साहिल के कान में लगातार गूंजे जा रही थी। साहिल अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक काली सी बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। साहिल अपनी जगह पर रुक गया। भले वो भूत प्रेत इन सारी चीजों को ना मानता हो, मगर बिल्ली का काटा हुआ रास्ता वो कभी भी पार नहीं करता था। साहिल अपनी जगह पर रुका रहा, पर वो ये भी जानता था कि इस रास्ते पर कोई आने वाला नहीं है। अगर वो मान्यता मानने गया तो उसे सुबह तक वहीं रुकना पड़ जाएगा। अभी साहिल ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश आ गई। ना चाहते हुए भी साहिल को वहां से आगे बढ़ना ही पड़ा। क्योंकि उस रास्ते पर कोई दुकान वगैरह नहीं था, तो साहिल पास ही में एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो बरगद का पेड़ बहुत घना था, जिस वजह से साहिल बड़े आराम से वहां खुद को बारिश से बचा पा रहा था। अभी वो पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी सामने से उसे कोई आदमी छाता लेकर आता हुआ दिखा। वो आदमी साहिल के पास आकर खड़ा हो गया। क्योंकि उस आदमी ने अपने पूरे चेहरे को छाते की मदद से ढका हुआ था, इसलिए साहिल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। पर साहिल एक बात सोचकर काफी हैरान हो रहा था कि जब इस आदमी के पास छाता है तो फिर ये यहाँ क्यों आया है? ये तो आराम से जा सकता था। खैर, साहिल ने उस आदमी को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी जगह पर बस खड़ा रहा। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी। अभी साहिल वहां खड़े खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी वहीं उसके पास में खड़े छाता लिए उस आदमी ने कहा, कहाँ जाना है तुमको? साहिल उस आदमी की ओर पलटा, मगर उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था।
खैर साहिल ने जवाब दिया, यहीं पास ही में जाना है, मेरे मामा जी का घर है, वहीं जा रहा था पर बारिश आ गई। साहिल की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा पानी से दिक्कत है तो ये लो मेरा छाता ले लो। इस पर साहिल बोला, तो फिर आप कैसे जाइएगा? इस पर वो आदमी बोला, मैं चला जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो, ये छाता लो। इतना कहकर उस आदमी ने अपने चेहरे पर से वो छाता हटा दिया। तभी जब साहिल ने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि उस आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरे से एक अजीब किस्म की रोशनी निकल रही थी। साहिल को समझ आ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। अभी वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसके सामने दो और लोग खड़े हो गए। उनका भी चेहरा बहुत ही खौफनाक था। साहिल के हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, पर वो इतना जरूर जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो मारा जाएगा, जिस वजह से उसने वहां से दौड़ लगा दी और सीधे मामा जी के घर पहुंचकर ही रुका। तब उसके मामा जी ने उसे बताया कि दरअसल वो लोग पिछले बरसात में बिजली गिरने के कारण मर गए थे। तब से उन्हीं लोगों की आत्मा वहां हर बरसात में भटकती है। और साहिल के मामा जी ने यह भी बताया कि साहिल के गले में बजरंगबली का एक लॉकेट है, इसलिए उन भूतों ने उसे कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।